दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझ रहे थे और उसका पहला वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से ज्योग्राफी के अंदर जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ब्रह्मांड के विषय में पढ़ते हैं, उसके बाद पृथ्वी के विभिन्न आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के विषय में पढ़ते हैं। इसी क्रम को, इसी सिलसिला को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियो में जिस तरह से हमने ज्योग्राफी की उत्पत्ति किस तरह से हुआ, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम तारे के बारे में पढ़ेंगे, स्टार के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये भी समझा था कि हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए जाते हैं। इन सिद्धांत में से जो एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको कि आज हर जगह स्वीकार किया जाता है, वह है बिग बैंग थियरी, बिग बैंग सिद्धांत। और ये बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था एक पादरी थे बेल्जियम के, जॉर्ज लेमेत्रे, उसके द्वारा। और इसका व्याख्या प्रस्तुत किया गया था रॉबर्ट वेगनर के द्वारा। इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ऊर्जा है, कभी एक बहुत ही छोटे पिंड में संकेंद्रित था जिसका घनत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था और तापमान उस पिंड का बहुत अधिक था। अचानक आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद उस छोटे से गोले में जितने भी पदार्थ और ऊर्जा संकेंद्रित था वो फैलना शुरू किया। और फैलने के क्रम में समय बीतता चला गया और ठंडे होकर के आज के ब्रह्मांड के स्वरूप उन्होंने ग्रहण किया। अब हम समझते हैं तारे के विषय में कि तारे क्या है। अगर हम अपने ब्रह्मांड में देखें तो कई सारे आकाशीय पिंड हमारे आकाश में देखने को मिलते हैं, जिनमें कि तारे हैं, स्टार, ग्रह, प्लानेट, उपग्रह, उसके बाद बहुत सारे उल्का पिंड, ये सब चीजें हमें देखने को मिलता है। उन्हीं आकाशीय पिंड में से एक पिंड है तारे, स्टार। तो तारे क्या है? यह एक आकाशीय पिंड है। तारे क्या है? आकाशीय पिंड। ये एक तरह का आकाशीय पिंड है, एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी है तारे। ये क्या है? एक आकाशीय पिंड है। जहां तक तारे की बात करें तो इनके पास क्या होता है? लाइट होता है। हमारे जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इन सभी आकाशीय पिंड को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जिनके पास खुद का रोशनी होता है, खुद का लाइट होता है। और कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। उनमें से कुछ आकाशीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का लाइट तो नहीं होता है, पर वो दूसरे आकाशीय पिंड की लाइट जब उस पर पड़ते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन करते हैं और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो दिखाई देते हैं। जैसे कि पृथ्वी का जो एक सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट चंद्रमा, वो ऐसे आकाशीय पिंड है जिसके पास खुद का लाइट तो नहीं है, पर वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं और हमें धरती पर से देखने पर वो एक ऐसे प्लानेट के रूप में या फिर ऐसे आकाशीय पिंड के रूप में नजर आते हैं जो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा तारा है, तारा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसके पास खुद का लाइट है। एक तरफ अगर हम तारे को देखें और एक तरफ अगर हम ग्रह को देखें तो तारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास क्या है? खुद का लाइट है, खुद का प्रकाश है। और तारे में लाइट होने के कारण क्या है कि इनके अंदर एक घटना होता है जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जैसे दो हल्के नाभिक मिलकर के हीलियम के नाभिक बनाते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होते हैं और इस एनर्जी रिलीज होने की वजह से तारे हमें चमकते हुए आकाशीय पिंड के रूप में नजर आते हैं। अगर हम तारे के जीवन काल को देखें तो तारे का जीवन काल बहुत अधिक होता है। तारे के जीवन काल, तारे का जो जीवन काल होता है वो बहुत अधिक होता है और
ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। ये जीवन काल जो इसका होता है ये विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। तारे का जीवन काल जैसे जैसे बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे तारे का जो रोशनी है, रोशनी के रंग और उसके जो चमक है वो कम होते चला जाता है। तो तारे या स्टार एक ऐसे आकाशीय पिंड है जिसके पास खुद का लाइट है और खुद के लाइट होने की वजह से ये हमें चमकते हुए दिखाई देता है। और इसके चमकने के पीछे का जो कारण है वो क्या है, इसके अंदर होने वाले एक घटना जिसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, इसकी वजह से तारे हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए, चूंकि ब्रह्मांड के निर्माण के समय जितने भी आज ब्रह्मांड के अंदर पदार्थ हैं वो सभी धूल कण के रूप में था और उन्हीं धूल कण से तारे का निर्माण हुआ है। तो अगर हम तारे के निर्माण को देखें अगर हम तारे के निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ है तारे का, तो तारे का निर्माण किस तरह से हुआ। शुरुआती समय में बहुत सारे धूल कण था, नहीं, ये धूल कण था शुरुआती समय में, बहुत सारे गैसों का धूल कण बिखरा हुआ था पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। और ये बहुत दूर दूर था, ये विरल था, ये विरल गैस था। नहीं, विरल गैस का मतलब कि इसका डेंसिटी बहुत कम होते थे, बहुत दूर दूर पर ये गैस बिखरे हुए थे। पर जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, समय गुजरने के क्रम में हुआ क्या कि ये गैस के जो कण है एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचना शुरू किया और ठंडा भी होते चला गया। इसके ठंडा होने की वजह से ये संघनित होना शुरू हुआ और इसके संघनन से एक गैस का संघनित बादल का निर्माण हुआ जिसको कहते हैं निहारिका। और इस निहारिका का कुछ शेप इस तरह से था, स्पाइरल शेप था। नहीं, तो तारे का जो दूसरा अवस्था था उसको कहते हैं निहारिका, निहारिका या नेब्यूला। और इस निहारिका में जब गैस के कणों का टकराहट शुरू हुआ, गैस के कण एक दूसरे से टकराना शुरू हुआ, तो इसमें नाभिकीय संलयन जैसे अभिक्रिया शुरू हो गया। और इस नाभिकीय संलयन जैसे अभिक्रिया के बाद क्या बन गया, तारे बन गया। और इस तारा से क्या होना शुरू हो गया, इस तारा से निकलना शुरू हो गया क्या, लाइट। इस तारे से निकलना शुरू हो गया किसका, प्रकाश का। तो अगर हम तारा निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो तारा निर्माण की प्रक्रिया का जो सबसे पहला चरण है वो ये है कि जितने भी धूल कण थे, गैस थे, वो बिखरे हुए थे हमारे ब्रह्मांड में। और समय बीतने के साथ इन धूल कणों में क्या हो गया कि आकर्षण या खिंचाव शुरू हुआ और इस खिंचाव की वजह से नेबुला बना। और नेबुला के अंदर जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुआ तो उससे बन गया स्टार। और इस तरीके से हमारे तारे का निर्माण हुआ। अब देखिए, जब बहुत सारे तारे मिल जाते हैं तो इस तारे के समूह को कहते हैं आकाशगंगा गैलेक्सी। तो अब हम गैलेक्सी के बारे में समझते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है। आकाशगंगा गैलेक्सी, आकाशगंगा गैलेक्सी, आकाशगंगा गैलेक्सी, गैलेक्सी, गैलेक्सी। अब देखिए, ये जो आकाशगंगा है या गैलेक्सी है, ये क्या है, ये है तारों का समूह, तारों का समूह है आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी। और बहुत सारे गैलेक्सी है। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 200 से 400 अरब गैलेक्सी है। हमारे ब्रह्मांड में 200 से 400 अरब
गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में करीब करीब 100 से 400 अरब क्या होते हैं, स्टार होते हैं, तारे होते हैं। नहीं, इतना स्टार होते हैं एक गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी का सबसे बृहद रूप हमारा ब्रह्मांड है, और एक गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 अरब तारे होते हैं, और इस तरह की गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में 200 से 400 अरब की संख्या में है। अब बात ये उठता है कि हमारा जो ग्रह है पृथ्वी किसी एक सोलर सिस्टम में होता है, किसी एक स्टार के चारों ओर घूमता हुआ एक ग्रह है, एक प्लैनेट है। तो सबसे पहले अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो सूर्य जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी को क्या कहते हैं? उस गैलेक्सी को कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी या मंदाकिनी। उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी या इसको कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी या फिर मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है क्या? हमारा सूर्य। नहीं, सूर्य एक अपने आप में क्या है? स्टार है। स्टार कहने का मतलब कि सूर्य के पास खुद का लाइट है, इस वजह से सूर्य एक स्टार है। सूर्य जैसे बिलियंस ऑफ स्टार हमारे ब्रह्मांड में है, हमारे जो ब्रह्मांड है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है कि गैलेक्सी है और उसमें स्टार है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी में है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसको सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। मिल्की वे गैलेक्सी को सर्वप्रथम गैलीलियो नाम के जो खगोलविद थे उन्होंने देखा था, और सूर्य जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसी का एक हिस्सा है। सूर्य के बाद हमारे पृथ्वी का जो सबसे करीबी गैलेक्सी है, या फिर हम ये कहें कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके जो सबसे करीबी गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी। नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे करीबी गैलेक्सी जो है वो है देवयानी गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी क्या होता है? बहुत सारे स्टार के समूह होते हैं, बहुत सारे स्टार मिलकर के एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, और इस गैलेक्सी से क्या बनता है? तो ब्रह्मांड बनते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सूर्य और उनके ग्रह के बारे में, यानी कि सोलर सिस्टम के विषय में। सौर मंडल सोलर सिस्टम। अब हम समझते हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो सूर्य है, सूर्य एक स्टार है। इस सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस 8 ग्रह के अलावे कई सारे उपग्रह हैं। उपग्रह क्या करते हैं कि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, और इन सभी के समूह को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में एक स्टार है, और इस स्टार का क्या नाम है? सन। इसके चारों ओर 8 ग्रह है। इस ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं, और इसके अलावे क्या है? क्षुद्र ग्रह है जो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं सब चीजों को मिला करके बनता है सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। इस सौरमंडल के केंद्र में क्या है? कॉपरनिकस है। नहीं, सौरमंडल के केंद्र में
केंद्र में क्या है? सूर्य है। और किसने कहा था कि सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है? तो कॉपरनिक्स ने। कॉपरनिक्स कहा था कि जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है और बाकी जितने ग्रह या उपग्रह हैं इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर ये बात जो कॉपरनिक्स इधर आके कहा लगभग 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के आसपास, ये बात एक भारतीय विद्वान थे वराहमिहिर, उन्होंने बहुत समय पहले ही कह चुके थे कि सूर्य ही केंद्र है सोलर सिस्टम का, बाकी जितने ग्रह है वो सभी के सभी इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर हम अन्य पिंड को देखें तो जितने भी अन्य पिंड है सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर चक्कर लगाते हैं वो है परवलयाकार, परवलयाकार मार्ग। जितने भी बाकी ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं किस मार्ग पर? तो परवलयाकार मार्ग पर। यानी कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर लगाते हैं चक्कर बाकी ग्रह। अब देखिए, सूर्य चूंकि एक स्टार है और ये स्टार होने के साथ साथ हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी में पृथ्वी के सबसे करीब के स्टार है, इसके वजह से बाकी स्टार के तुलना में सूर्य हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है बाकी स्टार के तुलना में। पर सूर्य के बाद जो पृथ्वी का दूसरा सबसे करीबी स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा सबसे नजदीकी स्टार। दूसरा सबसे नजदीकी स्टार कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी वो स्टार है जो सूर्य के बाद हमारे पृथ्वी के दूसरे सबसे करीबी स्टार है, नहीं? और इसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें तो अब तक ये माना जाता है कि सूर्य बिल्कुल ही स्थिर है, सूर्य किसी भी पिंड का चक्कर नहीं लगाता है। पर अब एक चीज स्पष्ट हो गया है कि सूर्य अपने सौरमंडल के जो बाकी सदस्य है, इन बाकी सदस्य के साथ जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि अगर ये मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र है तो इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन चीज? अगर इसको मान ले सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, अगर हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र बिंदु मान ले तो सूर्य क्या करते हैं कि बाकी जो उनके सहयोगी सदस्य हैं जिनमें कि प्लैनेट हैं, सैटेलाइट है, इन सब को मिला करके इसके केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर पूरा करते हैं कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में। ये चक्कर पूरा करते हैं 25 करोड़ वर्ष में। और इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड ईयर, इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसको कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। एक और फैक्ट समझिए कि जो सूर्य का रोशनी है पृथ्वी तक आने में इनको समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत में हमने बता ही दिया है कि क्या है, वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से ही सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का या ऊष्मा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। एक चीज और ध्यान में रखिए कि हमारे सोलर सिस्टम का जितना द्रव्यमान है, इन द्रव्यमान का लगभग 90% से अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है। 1% द्रव्यमान सूर्य के जो बाकी ग्रह है या उपग्रह है उसमें निहित है।
तो इस वीडियो में यहीं तक हम रखते हैं। अगले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे सोलर सिस्टम के जो अन्य सदस्य हैं, जिनमें कि 8 ग्रह के विषय में हम समझेंगे। उस ग्रह में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।